नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ अभिषेक कुमार और एडू10 पे आपका स्वागत है। हम आपके लिए लेकर के आए हैं हिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर, जिसमें कि पार्ट 2 आपको समझाया जाएगा। कल पार्ट 1 हम लोगों ने जो समझा था उसके बारे में आज हम फिर से समझाते हैं पार्ट 2। एडू10 पे आपका स्वागत है। आपसे फिर से वही रिक्वेस्ट है कि आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, जिससे कि हमारा चैनल आगे से आगे बढ़े और आप 1000 सब्सक्राइबर कैसे भी करके चिल्लाएं, जिससे कि हम आपके लिए लाइव आने की सुविधा स्टार्ट कर सके। हम जैसे हम लाइव आएंगे तो इससे आपको भी फायदा होगा। ठीक है, आइए अब हम कल क्या पढ़े थे उसे वो रिवीजन करते हैं। अब जैसा कि दोस्तों कल आप लोगों ने पढ़ा था कि जो नेपोलियन था वो जब उसने जर्मनी में जब शासन करना शुरू किया तो उसने क्या किया ना कि और अपने अलग अलग देश, जो भी फ्रेंच के अलग अलग देश थे, फ्रेंच जर्मनी में पड़ता है, फ्रेंच के अगल बगल के देश थे जहाँ पे बहुत सारे क्रूर शासक शासन करते थे, वहां भी उसकी सेना जाने लगी और लोगों को उन शासकों से मुक्ति दिलाने लगी। अब देखिए क्या हुआ कि कोई भी चीज नया नया जब होता है तो सबको बहुत ही मजा आता है। तो ऐसा ही वहां भी यूरोप में भी हुआ। फ्रेंच के साथ सेनाएं जब नए नई आई तो लोगों को बहुत ही अच्छा लगा कि हाँ, वो लोग बहुत ही अच्छे से देखें वेलकम किए फ्रेंच आर्मी का, मतलब इस टाइप से कि वो लोग ही मुक्ति दाता है उनके लिए। नए नए में बहुत ही लोगों में उत्साह था, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि उत्साह कम होने लगा। यही हम लास्ट में पढ़े थे। अब देखिए उत्साह इसलिए कम होने लगा क्योंकि अब फ्रांसीसी सेना क्या करती थी कि लोगों को उन राजाओं के चंगुल से मुक्त कराती थी, तो उसके लिए उनको कुछ खर्च भी लगता था, सेना का खर्च है या फिर भी कुछ भी है। तो इसके लिए क्या हुआ था कि टैक्स बढ़ गया था। उसके बाद में लोगों को फोर्सली आर्मी में भर्ती होने के लिए बोला जाता था। ये सब क्या हुआ ना, लोगों को मतलब परेशान करने लगा। तो जो उत्साह था वो अब लोगों के अंदर नहीं रह गया पहले की तरह। अब लोगों को क्या हुआ कि मतलब घाटा नजर आने लगा इसमें। अब देखिए अब आगे बढ़ते हैं, आगे के बारे में हम पढ़ते हैं। द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, ये जो है ये मतलब इसी चैप्टर का सेकेंड पार्ट है। मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप का मतलब क्या हुआ कि यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण। देखिए इसमें कुछ सम इम्पोर्टेंट डेट है, इसी को पहले हम देखते हैं। 1797 नेपोलियन इन्वेड्स इटली, नेपोलियनिक वार्स बिगिन। अब 1757 में क्या हुआ कि नेपोलियन इटली पर हमला कर दिया और नेपोलियनिक वार्स बिगिन, मतलब नेपोलियाई युद्ध का क्या हुआ, शुरुआत हो गया 1757 में। उसके बाद 1814 से 1815 तक क्या हुआ, फेल ऑफ नेपोलियन, मतलब नेपोलियन क्या हुआ, फेल करने लगा, नेपोलियन का पतन शुरू हुआ। उसी टाइम क्या हुआ, वियना में शांति संधि हुआ। वियना ऑस्ट्रिया की राजधानी है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। ऑस्ट्रिया का कैपिटल है वियना। उसके बाद क्या हुआ, 1821 में ग्रीक स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस बिगिन। यूनानियों ने क्या किया कि स्वतंत्रता के लिए संघर्ष प्रारंभ कर दिया। 1848 में क्या हुआ, रिवोल्यूशंस इन यूरोप। क्या हुआ कि फ्रांस में क्रांति का शुरुआत हुआ। आर्टिसियंस, इंडस्ट्रियल वर्कर्स एंड पीजेंट्स रिवोल्ट अगेंस्ट इकोनॉमिक हार्डशिप। क्या हुआ कि आर्थिक परेशानियों से जो भी मतलब तंग थे, जैसे कारीगर थे, मजदूर थे, किसान थे, ये सब लोग बगावत कर दिया। मिडिल क्लास डिमांड कॉन्स्टिट्यूएंट एंड रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, जो मध्यम वर्ग था वो क्या किया कि संविधान और सरकार का गठन का मांग करने लगा। उसके बाद है इटालियंस, जर्मन्स, मैगर्स, पोल्स। उसके बाद चेक, इसको हम चेक पढ़ते हैं, चेक रिपब्लिक, जो अभी चेक गणराज्य, ये सब क्या करने लगे कि डिमांड नेशन स्टेट। इन लोगों ने क्या किया कि राष्ट्र राज्य का मांग करने लगे 1848 में। अब यही सबको हम लोग को इसमें एक्सप्लेन किया हुआ है, इसी को हमको पढ़ना है। अब उसके बाद 1859 से 1870 में क्या हुआ, यूनिफिकेशन ऑफ इटली। इटली का क्या हुआ, एकीकरण हुआ। अब देखिए इटली के एकीकरण में ज्यादातर किसका हाथ है, एक मेजनी नाम का आदमी था, जोसेफ मेजनी, उसी का ज्यादातर हाथ है। ये आगे आप लोग पढ़ेंगे। 1905 स्लेव नेशनलिज्म गैदर्स फोर्स इन द हैबिसबर्ग एंड ऑटमन एम्पायर। क्या हुआ कि हैबिसबर्ग और ऑटमन एम्पायर में स्लेव राष्ट्रवाद मजबूत होगा। अब देखिए अब हम फिर आगे यहाँ पे पढ़ाते हैं द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, मतलब कि वही
अभी आपको हिंदी इसका बताया है कि यूरोप में क्या हुआ कि नेशनलिज्म का निर्माण, राष्ट्रवाद का निर्माण शुरू हुआ। कह रहा है इफ यू लुक एट द मैप ऑफ मिड 18th सेंचुरी यूरोप, मतलब क्या है कि अगर आप जो मिड 18th सेंचुरी यूरोप का मैप है उस पर देखेंगे तो यूरोप यू विल फाइंड दैट देयर वेर नो नेशन स्टेट एज वी नो देम टुडे, मतलब जो ऐसा कि हम अभी जिस टाइप से वहाँ के देशों को पढ़ते हैं उस टाइप से वहाँ कोई भी देश एग्जिस्ट नहीं करता था। ठीक है, we what we know today as Germany, Italy, Switzerland were divided into kingdoms। मतलब क्या था ना कि जो भी जर्मनी था, इटली था, स्विट्जरलैंड जिसे हम आज जानते हैं, वो उस समय क्या था ना कि बहुत सारे किंगडम में बंटे हुए थे। ठीक है, उसके बाद डचीज एंड कैंटोन्स whose rulers had their Ottoman territory, डच थे और उसके बाद में जो भी कैंटोन्स थे इन्हीं में बांटा हुआ था, जिनके सभी शासक था, राजा था, उन सबका अपना अपना क्या था, अपना अपना क्षेत्र था। ऑटोमोनस टेरिटरीज था, मतलब अपना अपना स्वायत्त। ऑटोनोमस का मतलब होता है स्वायत्त, जैसे इंडिया का स्वायत्त क्षेत्र है। उसका बाद ईस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप वेर अंडर ऑटोक्रेटिक मोनार्कीज विद इन टेरिटरीज ऑफ विच लिव्ड डाइवर्स पीपल। अब क्या था ना कि जो भी पूर्वी और मध्य यूरोप था वो निरंकुश राजतंत्रों के अधीन में था। उन लोग बहुत ही सारा निरंकुश, जो भी जिस कोई अंकुश नहीं था, वो लोग जो मन आता था वो करते थे, उन लोग के अधीन था। एंड विच लिव डाइवर्स पीपल, वहाँ पे क्या था, अलग अलग लोग रहते थे, हर जगह अलग लोग हैं। डाइवर्स का मतलब कहते हैं एक टाइप का लोग नहीं, हर कोई और कुछ भाषा बोल रहा है, किसी का कुछ है, सबका अपना अपना जो मन कर रहा है कर रहा है, यही तो है। They did not see themselves as sharing a collective identity or common culture। उनके पास कोई भी मतलब कॉमन चीज नहीं था। ठीक है, सामूहिक पहचान नहीं था, ना ही कि कोई कॉमन संस्कृति था। वो लोग सबका अपना अपना संस्कृति है। अब भारत में क्या है, सब अपना अपना संस्कृति है, लेकिन ये क्या है, कॉमन है कि हम लोग इंडियन है, तो एक कॉमन है। हम लोग का सामूहिक पहचान क्या है कि हम लोग इंडियन है। वहां पे ऐसा कुछ भी नहीं था, जिनको जो मन करता था वो करते थे, कोई कॉमन कल्चर नहीं था। फिर ऑफन दे इवन स्पोक डिफरेंट लैंग्वेज एंड बिलोंग टू डिफरेंट इथनिक ग्रुप। वो लोग सब लोग क्या था, अपना अपना जो भी भाषा बोलता था, जो मन में करता था वो अलग अलग भाषा बोलता था। अलग अलग इथनिक ग्रुप मतलब विभिन्न अलग अलग समूहों में जो कि जातीय जात के आधार पर बटा हुआ था। अब इसका एक एग्जाम्पल दे रहा है। The Habsburg Empire that ruled over Austria-Hungary, for example, was patchwork of many different regions and peoples। अब देखिए इसका एक एग्जाम्पल क्या है कि जो हबसबर्ग एम्पायर था, मतलब जो हबसबर्ग साम्राज्य था, ये क्या था, कई अलग अलग क्षेत्रों के समूह को जोड़ करके वो एम्पायर बना था। मतलब बहुत ही अलग अलग क्षेत्र का समूह था, मतलब अलग, जहाँ पे लोग अलग अलग भाषा बोल रहे हैं, कोई अलग, सबका पहनावा ओढ़ावा अलग है, सबका संस्कृति अलग है, सबका क्या है, सब कुछ अलग है। उनको जोड़कर क्या किया था, एक हैब्सबर्ग साम्राज्य बनाया गया था। ठीक है, it included the Alpine regions, the Tyrol, Austria and Sudetenland। इसमें क्या था कि अल्पाइन था, टिरोल था, ऑस्ट्रिया था, सुडेटेन लैंड था, ये सब के मिला करके बना था। उसके बाद क्या था, एज वेल एज बोहमिया, बोहमिया भी इनके साथ था। Where the aristocracy was predominantly German speaking, it also included the Italian speaking province of Lombardy and Venetia। अब देखिए इसमें क्या था ना कि अलग अलग समाज से मिलकर बना हुआ था। उसमें क्या था ना कि बहुत सारे लोग जहाँ के क्या थे, जो बड़े लोग थे वो लोग जर्मन भाषा का यूज करते थे, वो ज्यादा जर्मनी बोलते थे। उसमें ज्यादा जो कुल, अब देखिए यहाँ पे एक मिनट, एज वेल जो में वेयर द अरिस्टोक्रेसी, अरिस्टोक्रेसी का मतलब क्या हुआ कि जो कुलीन वर्ग था, मतलब जो कि बड़े लोग थे। कुलीन वर्ग का मतलब क्या हुआ कि जो धनी मनी व्यक्ति थे वो लोग किस भाषा का प्रयोग करते थे, जर्मन भाषा का प्रयोग करते थे। ठीक है, वही लोग ज्यादा थे। ठीक है, it also included the Italian speaking province of Lombardy and Venetia in Hungary। अब इसमें एक और चीज इंक्लूड था, जो कि कौन सा भाषा बोलते थे, इटालियन बोलते थे। ठीक है, वो जो इटालियन बोलने वाले जो प्रोविंस थे, जो प्रोविंस का मतलब क्या है, राज्य, प्रांत, जैसे बिहार का एक प्रांत है। ठीक है, इसमें जो लोग थे वो क्या करते थे कि हंगरी था। ठीक है,
इटालियन खेल द इटालियन स्पेन लोम्बार्डी एंड वेंटिया इन हंगरी। हंगरी में क्या था कि बहुत आधे लोग क्या करते थे, इटालियन बोलते थे, और लोम्बार्डी और वियंटिया में जैसे जो प्रांत था वहाँ इटालियन लोग बोलता था, उसका कह रहा है। और आधे लोग क्या बोलते थे, मैंग्यार बोलते थे, ठीक है। हाफ ऑफ द पॉपुलेशन स्पीक मैग्यार विच द अदर हाफ स्पोक ए वैरायटी ऑफ डायलेक्ट। और उसमें आधे लोग कौन सा भाषा बोलते थे, मैग्यार बोलते थे। और जो आधा लोग जो बचा था, मतलब जो भी हंगरी में जो और आधा लोग मैग्यार छोड़ के जो था, वो लोग अपना अपना अलग अलग क्या बोलते थे, बोली बोलते थे। इन गलेशिया द एरिस्टोक्रेसी स्पोक पॉलिश। अब देखिए यहाँ पे एक और राज्य है, ठीक है, गालिसिया। इसमें क्या था ना कि कुलीन वर्ग अरिस्टोक्रेसी मतलब जो बड़े लोग थे वो क्या बोलते थे, पोलिश भाषा बोलते थे, ठीक है। इस अब देखिए यहाँ पे एक ही जगह पे देखिए कितना लोग का को भाषा बोलता है, सबका अपना अपना अलग अलग कल्चर है, अपना अपना सब लोग भाषा बोल रहे हैं और सबको क्या है एक साथ जोड़ के रख रहे हैं। लेकिन देखिए क्या होगा कि अच्छा नहीं है। इसमें क्या प्रॉब्लम है कि हम किसी और को अपना बात नहीं समझा पा रहे हैं, वो हमको अपना, मान लीजिए यहाँ पर आके चाइनीज भाषा रहने लगे हमारे देश में, तो क्या उस सबसे हम लोग को पटेगा? कहीं हो सके तो हम लोग को गालियां देने लगे, उसका कुछ अलग है, वो सब सांप खा जाता है। अब हम लोग उसको अपने अगल बगल में रहने देंगे? तो ये सब प्रॉब्लम था, सबका क्या था, अलग अलग भाषा था। अब कह रहा है Polish. Beside these three dominant groups, there also lived within the boundaries of the empire. अब देखिए इस सब के रहते हुए भी क्या था कि तीन अलग अलग ग्रुप जो कि इन इन जो इस साम्राज्य था इसके अंदर रहते थे, ठीक है। ग्रुप्स आर आल्सो लिव्ड विद इन द बॉर्डर ए मास ऑफ सब्जेक्ट पीजेंट पीपल। अब देखिए इसमें ज्यादातर कौन था, पीजेंट का मतलब होता है किसान। वो किसान थे जो कि मतलब एक नहीं होता भूदास, भूदास मतलब जो कि दास है, ठीक है। वो लोग भी रहते थे जो कि ज्यादातर क्या करते थे, खेती करने वाले लोग रहते थे जो कि अधीन थे इन लोगों के। यही जो अच्छे अच्छे लोग जो धनी मनी लोग थे इन्हीं के अधीन थे। बहुमनीज एंड स्लोवाक्स टू द नॉर्थ, स्लोवेंस इन कोम्बालिया, पोडेटास टू द साउथ। अब देखिए इन्हें क्या उत्तर में क्या था, बोहमेनियन और स्लोवाक, कार्नोलिया में स्लोवान्स, और देखिए कोरट टू द साउथ। और कोरट कहाँ रहते हैं, पूरब की तरफ, दक्षिण में कोरट रहते थे। रोमन्स इन द ईस्ट इन ट्रांसिल्वेनिया। अब देखिए उस पूरब की तरफ कौन रहता था, रोमन लोग रहते थे। कहाँ पे रहते थे, ट्रांसिल्वेनिया में रहते थे, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है Romans in the East Transylvania. Such difference did not easily promote a sense of political unity. तो यही जो क्या था, डिफरेंस था, मतलब सब में अलग अलग है, कहीं कोई रह रहा है, कहीं कोई रह रहा है, कुछ लोग धनी है, कुछ लोग बहुत धनी है, कुछ लोग उनके दास है। इन्हीं के कारण क्या होता था कि राजनीतिक एकता आसानी से बढ़ता नहीं था। अब इससे क्या होता था कि राजा आराम से शासन कर लेता था। और देखिए The only of binding these diverse groups together was a common allegiance to the emperor. अब देखिए अब इन सबको एक साथ बांध के कौन रखा था, इम्पेरर जो राजा था वहाँ, तो इसीलिए उसके प्रति क्या था, सबका निष्ठा था, मतलब सबके अंदर क्या था, उसके प्रति इज्जत था। अब देखिए हाउ डी नेशनलिज्म एंड द आइडिया ऑफ द नेशन स्टेट इमर्ज। अब पूछ रहा है कि राष्ट्रवाद और राष्ट्र का विचार अब कैसे उभरा, मतलब लोग कैसे सोचा कि हम राष्ट्र का विचार कैसे लोगों के मन में आया, ठीक है। अब इस बारे में बात करेंगे। अब यहाँ पे क्या है, सबका अलग अलग क्षेत्र है, सब अपना अलग अलग भाषा है, सबका अपना अपना अलग अलग कल्चर है। अभी सबको कौन बांध के रखा था, उस रूलर का नाम था, अलग अलग किंगडम था, डचीज एंड कैंटोन्स, इनका अपना अलग अलग टेरिटरी था, ठीक है। अभी इन सबको बांध के रखा। अब देखिए हम पूछ रहे हैं कि नेशनलिज्म का आइडिया लोगों के बीच में कैसे उभरा, मतलब कैसे लोगों के मन में विचार आया कि हम राष्ट्रवाद का भावना कैसे विचार रहे हैं, ठीक है। द एरिस्टोक्रेसी एंड द न्यू मिडिल क्लास। कह रहा है कि एरिस्टोक्रेसी का मतलब होता है कि कुलीन वर्ग, एरिस्टोक्रेसी का मतलब आप लोग याद कर लीजिए कुलीन वर्ग, और नया मध्य वर्ग मिडिल क्लास। अब देखिए इसमें जितना लोग पढ़ रहे हैं इसमें ज्यादातर लोग कहाँ से होंगे, मिडिल क्लास से होंगे। हम लोग भी मिडिल क्लास से थे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हम लोग कहीं, अब मान लीजिए कि जो कुलीन वर्ग है वो तो कहीं वो फ्री में थोड़ा यहाँ क्लास करेगा, वो तो कहीं पढ़ रहा होगा, कहीं बड़ा ऐसा स्कूल में आराम से कुछ आया समझ पा रहा होगा। तो देखिए सबसे दिक्कत किसको होता है, मिडिल क्लास को। पहला हुआ है, अभी हो गया, ठीक है, अभी हो ही रहा है। सरकार भी क्या करती है कि ज्यादातर
फायदा या तो बड़ा लोग को देती है ना तो सबसे छोटे लोग को देती है। अब पिसता कौन है? मिडिल क्लास। मिडिल का मतलब है मध्य में, मतलब बीच में रहिए, पिसाते रहिए, ठीक है। अब छोड़े ये सब बात। सोशली एंड पोलिटिकली ए लैंडेड एरिस्टोक्रेसी वाज डोमिनेंट क्लास ऑन द कॉन्टिनेंट। मतलब कह रहा है सोशली एंड पोलिटिकली, मतलब सामाजिक और राजनीतिक रूप से जो जमीन का मालिक कुलीन वर्ग था, वही यूरोपीय महाद्वीप का सबसे क्या था? प्रभावशाली व्यक्ति था। ऑन द कॉन्टिनेंट मतलब इस महाद्वीप में क्या था? सबसे प्रभावशाली। आप देखिए जिसका पैसा होगा वही ना प्रभावशाली होगा, प्रभुत्वशाली होगा, ठीक है। For the members of this class were united by a common way of life that cut across regional division। अब देखिए जो भी इस वर्ग के लोग थे, एक मतलब एक समान जीवन शैली से बंधे हुए थे, ठीक है। जो क्या था कि क्षेत्रीय विभाजन को आर पार, मतलब क्या था? सब में व्याप्त था, सब लोगों के अंदर ही था, ठीक है। अब कह रहे हैं दे ओन्ड states in the countryside and all they own states in the countryside and also town houses। उनके पास क्या था कि ग्रामीण गांव की तरफ क्या था? बहुत सारा जायदाद था। अब पहले के देखते होंगे कि पहले का जो धनी मनी था उसके पास गांव में बहुत जमीन होता था, ठीक है। आप लोग भी गाँव में होगा, तो उनके पास क्या था? बहुत सारा जमीन था। शहर में क्या था? बहुत बड़ा बड़ा घर था, वो सब उन्हीं का था, वो लोग क्या था? उसके मालिक थे। दे स्पोक फ्रेंच फॉर पर्पज ऑफ डिप्लोमेसी एंड हाई सोसाइटी। वो लोग क्या करते थे? फ्रेंच भाषा का उपयोग करते थे। जहाँ वो लोग मतलब ज्यादा बड़े बड़े जगह पर जाते थे वहाँ क्या करते थे? फ्रेंच भाषा का उपयोग करते थे। राजनीतिक काम के लिए भी डिप्लोमेसी का मतलब वगैरह नहीं। अब डिप्लोमेट्स मान लीजिए जाएंगे हमारे इंडिया के, तो थोड़े हम हिंदी में बोलेंगे, कौन भाषा का उपयोग करेंगे? इंग्लिश भाषा का उपयोग करेंगे। इसीलिए वो लोग कौन सा भाषा का उपयोग करते थे? फ्रेंच भाषा का। और देयर फैमिलीज वे आर ऑफन कनेक्टेड बाई टाइज ऑफ मैरिज। उनका जो फैमिली था, मतलब उनका जो भी परिवार था, वो क्या था? वैवाहिक बंधन से जुड़ा हुआ था। बट द पावरफुल अरिस्टोक्रेसी वाज हाउएवर न्यूमेरिकली ए स्मॉल। विलीन क्या था कि ये बहुत ही कम थे। आप देखिए धनी मनी लोग ज्यादा थोड़े होता है, धनी मनी कम ही लोग होता है, तो ये बहुत कम ग्रुप में थे। द मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन वाज मेड अप ऑफ पीजेंट्री। ज्यादातर लोग क्या होता है? किसान होता है। अब हम लोग के यहाँ अभी बिहार में देखिएगा तो ज्यादातर लोग क्या है? किसान है, ठीक है। और वहां भी क्या था? ज्यादातर लोग किसान था। पर टू द, अब देखिए कुछ पढ़ रहे हैं ना, हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो क्या कीजिए कि अपने से रिलेट करके देखिए। जैसा अभी है वैसा में पहले था। ऐसा नहीं था कि कुछ वहां अलग हो गया था, ऐसा कुछ नहीं। पर टू द वेस्ट द बल्क ऑफ द लैंड वाज फाउंड बाई टेनेंट्स एंड स्मॉल अर्नर्स। मतलब क्या कह रहा था कि पश्चिम में जो वेस्ट में ज्यादातर जमीन पर क्या था कि टेनेंट्स का मतलब होता है जो किराए पर जमीन लेकर के काम करते हैं, या छोटे किसान, ठीक है, वो लोग काम करते थे। While in Eastern and Central Europe, the pattern of land holding was characterized by vast states which were cultivated by serfs। लेकिन वहीं पे क्या था कि पूर्वी और मध्य यूरोप में जो भी मतलब जमीन था बहुत बड़े बड़े जागीर में, मतलब बहुत ही बड़ा बड़ा जमींदार में बैठा हुआ था। इस पर क्या था कि जो दास लोग था वो खेती करता था, ठीक है। अब देखिए अब आगे पढ़ते हैं। In Western and parts of Central Europe, the growth of industrial production and trade meant the growth of towns and emergence of commercial class whose existence was based on production for the market। अब देखिए कह रहा है कि ये सब लोग रहता था, लेकिन क्या था? वेस्टर्न पार्ट में, मतलब जो पश्चिम और सेंट्रल यूरोप था, मध्य यूरोप था, उसमें क्या था कि औद्योगिक इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, ठीक है, औद्योगिक उत्पादन और व्यापार में क्या हुआ? वृद्धि हुआ। शहरों का विकास हुआ, ठीक है, ग्रोथ ऑफ टाउन्स हुआ। और इमरजेंस ऑफ कमर्शियल क्लासेस, मतलब कमर्शियल क्लासेस का मतलब क्या हुआ? वाणिज्यिक, मतलब कमर्शियल मतलब बिजनेस क्लासेस का क्या हुआ? उदय हुआ, ठीक है। हुज एग्जिस्टेंस वाज बेस्ड ऑन प्रोडक्शन फॉर द मार्केट। जिनका उदय किसके चीज पर टिका हुआ था? देखिए कम बिजनेस क्लास लोग उदय किस चीज पे टिका हुआ? बाजार पर टिका हुआ। मान लीजिए बाजार चलेगा तो वो लोग उसी पे क्या है? निर्भर है। लेकिन किसान तब बाजार, किसान भी एक देखिए टेक्निकली रूप से क्या है? बाजार पे निर्भर है। हुज एग्जिस्टेंस वाज बेस्ड ऑन ऑन प्रोडक्शन ऑफ मार्केट। इनका एग्जिस्टेंस किस चीज पे था? कि मतलब जो भी बाजार में उत्पादन है उसी पे टिका हुआ था, ठीक है। उसका आगे जाइए पढ़ते हैं।
इंडस्ट्रियलाइजेशन बिगेन इन इंग्लैंड इन सेकेंड हाफ ऑफ 18th सेंचुरी। हो रहा है कि इंग्लैंड में क्या हुआ, औद्योगिकरण का शुरुआत 18वीं सदी के में दूसरे भाग में क्या हुआ, आरंभ हो गया था। ठीक है। बट इन फ्रांस एंड पार्ट्स ऑफ जर्मन स्टेट्स इट ऑकर्ड ओनली ड्यूरिंग 19th सेंचुरी। लेकिन क्या हुआ, जर्मनी और फ्रांस के कुछ भाग में इन 19वीं शताब्दी में स्टार्ट हुआ। ठीक है। इन इट्स वेक न्यू सोशल ग्रुप केम इनटू बीइंग। अब इससे क्या हुआ कि नया नया सामाजिक समूह अस्तित्व में है। ठीक है। जब 19वीं शताब्दी में औद्योगिकरण का शुरुआत हुआ। ठीक है। बीइंग इनटू इट्स वेक न्यू सोशल ग्रुप, जिसमें क्या हुआ, एक वर्किंग क्लास पॉपुलेशन बना। देखिए पहले तो मान लीजिए औद्योगिकरण नहीं था तो लोग किसान थे, ये सब भूदास थे। जब औद्योगिकरण शुरू हुआ तो क्या हुआ, वर्किंग क्लास का एक ग्रुप बना। ठीक है। वर्किंग क्लास का मतलब वही हुआ, मतलब काम करने वाले, श्रमिक वर्ग। ठीक है। उसके बाद है एंड मिडिल क्लास, और मध्य वर्ग तो पहले से था। ठीक है। मेड अप ऑफ इंडस्ट्रियलिस्ट। मिडिल क्लास क्या था ना, जो उद्योगपति थे। मध्य वर्ग के उद्योगपति मतलब वही उद्योग धंधा स्थापित करने वाले। और ये लोग किस चीज से बना, बिजनेसमैन प्रोफेशनल से बना, मतलब जो भी बिजनेसमैन थे इन्हीं लोग से क्या हो, मध्य वर्ग बना। इन सेंट्रल एंड ईस्टर्न यूरोप दीज ग्रुप्स वेर स्मॉलर इन नंबर टिल लेट 19th सेंचुरी। अब देखिए क्या हुआ कि मध्य और पूर्वी यूरोप में क्या था ना कि इन समूहों का आकार क्या था, 19वीं सदी के अंतिम दशक तक क्या था, बहुत ही छोटा था। ठीक है। अब कह रहे हैं it was among the educated liberal middle classes that ideas of national unity following the abolition of aristocratic privilege gained popularity। अभी देखिए इसका मतलब क्या हुआ, अरे it was among the educated liberal middle classes, मतलब ये क्या था ना कि कुलीन वर्गों के बीच में क्या था ना कि जो भी उनको, कुलीन वर्गों क्या होता है कि कुछ अधिकार प्राप्त होते हैं, उनको भी अधिकार प्राप्त था। कुलीन वर्ग का क्या हुआ कि अधिकार, विशेष अधिकार को समाप्त कर दिए गए, और उसको क्या किया गया, शिक्षित और उदारवादी मध्य वर्गों के बीच क्या हुआ, राष्ट्रीय एकता के लिए पॉपुलर हुआ। ठीक है। अब कह व्हाट डी लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड फॉर। इसका मतलब क्या है कि उदारवादी जो भी राष्ट्रवाद था, लिबरल नेशनलिज्म का मतलब हुआ उदारवादी राष्ट्रवाद। अब इसका क्या मतलब है, ठीक है, उदारवादी राष्ट्रवाद का क्या मतलब है, एक मिनट। ठीक है। अरे व्हाट डी लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड फॉर, मतलब उदारवादी राष्ट्रवाद का क्या मतलब। कह रहे हैं आइडियाज ऑफ नेशनल यूनिटी इन अर्ली 19th सेंचुरी यूरोप वेर क्लोजली एलाइड टू द आइडियोलॉजी ऑफ लिबरलिज्म। अब इसका मतलब क्या हुआ कि यूरोप में जो भी 19वीं सदी की शुरुआत में जो राष्ट्रीय एकता से संबंधित विचार जो भी था वो सब क्या था, लिबरलाइज्म से जुड़ा हुआ था, मतलब उदारवाद से जुड़ा हुआ था। उदारवाद का मतलब क्या होता है कि मतलब किसी भी चीज में क्या है ना कि थोड़ा आजादी। ठीक है। सरकार उदारवादी होगी तो क्या होगी, टैक्स कम करेगी। ठीक है। ये टर्म लिबरलाइज्म डिराइव्स फ्रॉम द लैटिन रूट लिबरल मीनिंग फ्री। अब देखिए यहाँ लिख भी दिया है कि लिबरलिज्म क्या हुआ है कि एक लैटिन वर्ड से डिराइव हुआ है जिसमें लाइबर लाइबर का मतलब है फ्री, मतलब आजाद। ठीक है। फॉर द न्यू मिडिल क्लास लिबरलिज्म स्टूड फॉर फ्रीडम फॉर द इंडिविजुअल एंड इक्वलिटी फॉर ऑल बिफोर द लॉ। जो भी मध्य वर्ग के लोग थे, ठीक है, उनके लिए उदारवाद का क्या मतलब था, उनके लिए उदारवाद का मतलब था कि व्यक्ति की आजादी कानून के समक्ष का सब लोग बराबर हो। उसके पहले ऐसा कुछ नहीं था, सब जो भी अमीर व्यक्ति थे उनका कुछ विशेष अधिकार था। लेकिन अब देखिए लिबरलाइज्म हुआ तो मध्य वर्ग को सोचा कि मतलब सबको क्या हुआ, कानून के समक्ष बराबर ही होगा। पॉलिटिकली इट इम्फेसिस द कंसेप्ट ऑफ गवर्नमेंट बाई कॉन्स्टेंट। अब देखिए राजनीतिक रूप से क्या हुआ, उदारवाद एक ऐसी सरकार पर जोर देता है, ठीक है, जो कि क्या हो, एक ऐसे कॉन्सेप्ट पर जोर देता है जो कि मतलब लोगों से बना हो। ठीक है। जो कि मतलब लोगों के सहमति से बना हो। ठीक है। अरे फ्रांस भी, एक मिनट,
Since the French Revolution, liberalism has stood for the end of autocracy and clerical privilege, a constitution and representative government through parliament. अब देखिए जब क्या हुआ ना, since the यहाँ हम पढ़ा रहे थे सिंस द फ्रेंच रेवोल्यूशन, मतलब क्या हुआ ना कि जब फ्रेंच रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ फ्रांसीसी क्रांति के बाद, जब फ्रांसीसी क्रांति खत्म हो गया तो उसके बाद क्या हुआ, उदारवाद जो था, निरंकुश शासक पादरी वर्ग जो भी था, उनका जो भी विशेषाधिकार था, उसमें पादरियों को क्या था, बहुत ही सारा विशेषाधिकार था, कुलीन वर्ग को जो भी विशेषाधिकार था उसका समाप्ति करना, ठीक है, उसका समाप्ति करना, ठीक है, प्रिविलेज एंड क्लेरिकल प्रिविलेज, ए कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट थ्रू पार्लियामेंट, और क्या करना कि संसद के तर्ज पे, ठीक है, संसद के तर्ज पे क्या करना कि मतलब सरकार को बनाना, ठीक है, समझ में आ रहा है, संसद के तर्ज पे सरकार को बनाना, ठीक है, मतलब जैसे हम लोग के यहाँ संसदीय प्रतिनिधि है, इसी के तर्ज पे ना सरकार बनाया था, वो इसी को क्या बढ़ावा देना। 19th century liberals also stressed the inviolability of private property। अब देखो 19वीं शताब्दी में क्या हुआ ना कि उदारवादी निजी संपत्ति के स्वामित्व, मतलब क्या हुआ, निजी संपत्ति का स्वामित्व, मतलब निजी संपत्ति का क्या हुआ, लोगों को मतलब निजी संपत्ति का भी मालिक बनाने लगा, उस पर भी बल देने लगा कि लोगों का निजी संपत्ति भी मिलेगा, अनिवार्य कर दिया गया, ठीक है, उदारवादी लोगों के द्वारा। उसका देखिए आया पढ़ते हैं, Yet equality before the law did not necessarily stand for universal suffrage। अब देखिए suffrage का मतलब है the right to vote। अब देखिए लेकिन अभी भी क्या था ना कि उदारवादियों में ये जरूरी नहीं था कि जो भी था उनको सबको क्या मिले था, वोट करने का अधिकार मिले, मतलब कानून के समक्ष सब बराबर है लेकिन मताधिकार के पक्ष में कोई नहीं था, ठीक है। और यू विल रिकॉल दैट रिवोल्यूशनरी फ्रांस विच मार्क द फर्स्ट पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट इन लिबरल डेमोक्रेसी द राइट टू वोट। लेकिन देखिए पीछे आपने क्या पढ़ा है, अभी थोड़ा देर पीछे जब क्या हुआ कि फ्रांस में अभी आप पीछे क्या पढ़े हैं कि जो क्रांतिकारियों ने फ्रांस का उदारवादी में, फ्रांस में क्या हुआ, पहला राजनीतिक प्रयोग किया था तो मत देने का भी अधिकार का प्रयोग किया था, ठीक है, लेकिन वहां पर मत देन राइट टू वोट एंड गेट इलेक्टेड और गारंटेड एक्सक्लूसिवली टू प्राइवेट प्रॉपर्टी ओनिंग मैन, लेकिन वहां मत देने का अधिकार दिया था। पीछे भी हम पढ़े हैं जब फ्रांसीसी में जब क्रांतिकारियों ने क्या किया कि राजनीति का जब पहला प्रयोग किया तो वहां पे क्या किया, जो भी मतलब ज्यादा पैसे वाले लोग थे, प्रॉपर्टी ओनिंग मैन थे, उन्हीं को क्या किया ना कि वोट देने का अधिकार दिया, ठीक है, and get elected was granted access exclusively to property owning men, वही जो वोट देने का अधिकार था उनको, men without property and all men were excluded from political rights। जो भी आदमी थे जिनके पास पैसा नहीं थे उनको क्या किया गया कि वोट देने के अधिकार से वंचित रखा गया, ठीक है। However, only for a brief period under Jacobins did all adult males enjoy suffrage। अब देखो कुछ ही टाइम क्या था, जैकोबिन क्लब का वो जगह स्थापना हुई, उस टाइम में कुछ समय के लिए क्या हुआ कि जो भी मतलब एडल्ट मेल्स थे, एडल्ट मेल का मतलब हुआ कि जो भी नए मतलब वयस्क के पुरुष थे उन्हीं को मताधिकार करने का अधिकार प्राप्त था। उसका कह रहा है However, the Napoleon Code went back to limited suffrage and reduced women to status of minor। लेकिन देखिए नेपोलियन का एक वो संहिता आया, उसमें क्या हुआ कि जब नेपोलियन का संहिता आया तो फिर क्या हुआ, ये जैकोबिन क्लब का वाला का जो भी कानून था उसको हटा दिया गया और वोट देने का अधिकार को कम कर दिया गया और औरतों से क्या किया गया कि वोट देने का अधिकार छीन लिया गया। उन्होंने एक माइनर के कैटेगरी, माइनर माइनर हम लोग यहाँ कैसे बच्चा को कहते हैं माइनर है, मैंने बाल लेवा मतलब ये नाबालिग है, उसके कैटेगरी में रखा गया। सब्जेक्ट टू द अथॉरिटी ऑफ फादर एंड हस्बैंड, उनको क्या किया गया ना कि पिता और पतियों के अधीन रख दिया गया। The throughout the 19th and early 20th century, women and non-property men organized opposition movement demanding equal political right। अब देखिए अब जब मान लीजिए कि किसी को सब अधिकार दे दिया, थोड़ा मोड़ा जो अधिकार नहीं देंगे तो क्या करेगा,
उसके लिए धरना देगा। अब हम लोग के यहाँ भी क्या होता है कि कुछ हम लोगों को सब चीज मिली और थोड़ा मोड़ा कुछ नहीं मिले तो हम लोग क्या करते हैं, उसके लिए धरना देते हैं। तब मान लीजिए जिसको हम लोग वोट देने का अधिकार ये लोग नहीं दिया तो क्या करेगा, वो भी जो भी संपत्ति विहीन लोग था, जो भी महिला थी, वो लोग क्या करने लगा, राजनीतिक अधिकार का मांग। अब मान लीजिए वोट देने का अधिकार नहीं छीन लिया गया तो क्या है, हमारा एक राजनीतिक अधिकार है, इसका मांग करने लगा लोग। बहुत सारा राइट किया, बहुत सारा आंदोलन चलाया। In the economic sphere, liberalism stood for the freedom of markets and abolition of state-imposed restriction on the movement of goods and capital। कह रहा है कि इन द इकोनॉमिक स्फीयर मतलब आर्थिक क्षेत्र में क्या था कि लिबरलिज्म का मतलब था उदारवाद, कि बाजारों की मुक्ति और चीजों तथा पूंजी के आवागमन पर, मतलब कोई भी सामान आ रहा है जा रहा है उस पर जो भी राज्य द्वारा नियंत्रण। अब देखिए पहले क्या था कि राज्य नियंत्रण लगा गया, अब ये क्या है, राज्य नियंत्रण लगा गया, ये टैक्स देना है वो टैक्स देना है। इस पे क्या करना था, लोगों का मतलब आर्थिक क्षेत्र में ही सोचना था कि इस पर जो भी रिस्ट्रिक्शन था उसको खत्म कर दिया जाए। ठीक है। During the 19th century, this was a strong demand for emerging middle classes। देखिए 19वीं सदी के दौरान क्या था कि जो भी मध्य वर्ग के लोग थे उनका यही मांग था कि जो भी सामान का आगमन है उस पर जो भी रिस्ट्रिक्शन है उसको हटा दिया जाए। Let us take the example of German speaking region in the first half of 19th century। और देखिए इसका हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। 19वीं सदी के पहले भाग में जो भी जर्मन भाषा के लोग थे, जर्मन भाषी लोग थे, उनका एक एग्जाम्पल। Napoleon's administrative measures had created out of countless countless small principalities a confederation of 39 स्टेट। अब देखिए नेपोलियन ने जो भी राष्ट्र का निर्माण किया था वो मतलब एकदम काउंटलेस था। ठीक है, काउंटलेस का मतलब हुआ कि अनगिनत छोटे छोटे जो भी राज्य था, ठीक है, उनका एक 39 को राज्य का क्या था, महासंघ था, मतलब एक संघ बनाया गया था। अब हम लोग का देश क्या है, राज्य को मतलब कहेंगे कि एक संघ है, लेकिन देखिए फेडरल स्टेट नहीं है भारत। ठीक है, फेडरल स्टेट है हमारा जो अमेरिका है, वो फेडरल स्टेट है। तो उसी तरह क्या है 39 राज्यों का एक महासंघ था। नहीं कोई। अब देखिए each of these possessed its own currency and weight and measure। अभी इसमें 39 लोगों में सबका क्या था, अपना अपना मुद्रा था, अपना अपना वेट मेजर का प्रणाली था। ठीक है। A merchant traveling, अभी एग्जाम्पल वो बता रहा है कि a merchant traveling in 1833 from Hamburg to Nuremberg to sell his goods would have had to pass through 11 customs barriers and pay a custom duty of about 5% at each of them। अब देखिए और किसी मान लीजिए किसी व्यापारी को हामबर्ग से न्यूमबर्ग जाना है अपना किसी सामान को बेचने, तो सारे वो कस्टम बैरियर। अब हम लोग भी बाहर विदेश से कौन सामान लेते हैं तो क्या करते हैं, उसको कस्टम ड्यूटी देते हैं। तो इसी तरह उसको 11 कस्टम बैरियर से गुजरना पड़ा। हर जगह क्या करना था कि उसको 5%, जितना भी 100 रुपए का सामान है तो हर जगह क्या करना है 5% देना है। 11 जगह जाएगा तो क्या होगा, 55 रुपए तक उसका ऐसे ही चल गया। ठीक है। अब कर रहे हैं ड्यूटीज वेयर ऑफन लेविड अकॉर्डिंग टू वेट और मेजरमेंट ऑफ द गुड्स। अब देखिए ज्यादातर जगह क्या था कि जो भी शुल्क था वस्तु के आकार या उसके वेट के अनुसार लगाया जाता था, मतलब 5% एक एग्जाम्पल है। ठीक है। एज ईच रीजन हैड इट्स ओन सिस्टम ऑफ वेट एंड मेजर। अब हर जगह क्या था, सबका अपना अपना वेट और मेजर का अलग अलग सिस्टम था। ठीक है। दिस इन्वॉल्व टाइम कंज्यूमिंग कैलकुलेशन। और जहाँ जाइए वहाँ एक वो अलग वेट मेजर का सिस्टम। अभी क्या है हर जगह सब लोग एक ही वेट मेजर का सिस्टम बनाता है कि केजी को ग्राम को, लेकिन वहाँ क्या था ये सब कुछ नहीं था, सबका अपना अपना अलग अलग था। तो इससे क्या होता था कि हर जगह कैलकुलेशन करने में टाइम लगता था। अब इसका एग्जाम्पल दे रहा है, द मेजर ऑफ क्लॉथ फॉर एग्जाम्पल वाज द इले। अब मान लीजिए हम लोग कैसे अभी मीटर में नापते हैं, तो उस टाइम क्या था इले में नापना था। किसी में नापता था, इले में नापना था। आप लोग सोच रहे हैं इले कहाँ होगा। ठीक है। विच इन ईच रीजन स्टूड फॉर ए डिफरेंस। अब हर जगह क्या था कि अलग अलग लेंथ से इले था। हमारे यहाँ हम लोग 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर का है, तो वहाँ ऐसा नहीं था। एक इले बराबर फ्रैंकफर्ट में क्या 54.7 सेंटीमीटर कपड़ा होता था। वही कपड़ा जाकर इसके इले क्या होता था 55.1 सेंटीमीटर मेंज में होता था, और न्यूरेमबर्ग में जाइएगा तो 65.6 सेंटीमीटर होता था। ठीक है।
इन फेरीबर्ग 53.5 सेंट। अब इसके यहाँ जाएगा तो इसमें सिर्फ 53.5 सेंट। तो सबसे ज्यादा कहाँ वैल्यू था 65 है। अब यहाँ किनेंगे तो सबसे ज्यादा कहाँ हमको मिलेगा कपड़ा, आई ससुर के पास सबसे कम मिलेगा। तो ये सब का क्या था, अपन अपन जिसको जितना मन में है उतना कर दिया। यहाँ कोनो ये नहीं था कि हमारा ये बॉस हमारा ही है, हमको जितना मन करेगा उतने कपड़ा दे। सबका अपना अपना अलग अलग नाप तल कहीं चाहिए। Such conditions were viewed as obstacle to economic exchange and growth by new commercial class। अब इससे क्या होता था कि मतलब ये सब कंडीशन से क्या होता था कि एक्सचेंज में, इकोनॉमिक एक्सचेंज में प्रॉब्लम होता था। ठीक है, नया जो भी लोग था इसको इकोनॉमिक एक्सचेंज में हु आर गुड फॉर क्रिएशन ऑफ यूनिफाइड इकोनॉमिक टेरिटरी allowing the unhindered movement of goods, people and capital। अब इसके लिए क्या हुआ, सब लोग मतलब आर्ग्यू करने लगा, सब लोग कहने लगा कि मतलब एगो यूनिफाइड बनाया जाए। अब देखना हम लोग क्या है, यूनिफाइड पेमेंट सिस्टम यूपीआई है। ऐसे क्या है, इसमें हम सेंट्रल बैंक कोनो बैंक से पैसा दे सकते हैं। ठीक है, यूनिफाइड है मतलब सबके लिए सेम है। इसी तरह का क्या गया यूनिफाइड इकोनॉमिक टेरिटरी, जिसमें क्या होगा कि सबको अलाउ किया जाए मूवमेंट ऑफ गुड्स, पीपल्स, कैपिटल्स। ठीक है, in 1834 a custom union or Jolovian was formed at initiative of Persia and joined by most of German states। अब देखिए 1834 में क्या हुआ कि वो बनाया गया जिसका नाम था जलवेराइन। जलवेराइन स्थापित किया गया, जो कि पर्सिया से क्या हुआ कि कहने पे मतलब पर्सिया इनिशिएटिव लाया। अब देखो कोनो काम करना है तो कोई उसका प्रस्ताव लाएगा, पर्सिया क्या हुआ प्रस्ताव लाएगा, पर्सिया इनिशिएटिव लाया। और उसमें क्या हुआ, ज्यादातर जर्मन स्टेट्स क्या हुआ शामिल हो गए। The union abolished tariff barriers and reduced the number of currencies from over 30 to 2। अब जो भी जलवेराइन बनाया गया, ये क्या किया ना कि जितना भी टैक्स का अवरोध था, टैक्स अवरोध का मतलब था जहाँ जहाँ जाइए वहाँ टैक्स लगेगा, तो ये अवरोध है ना, इसको करके खत्म कर दिया। और जो भी ये करेंसी था इसका, उसमें बताइए 32 करेंसी चलता था खाली यूरोप में, इसको दो गो बना दिया। 32 को से कई गो ने बना दिया, दो गो बना दिया। द क्रिएशन ऑफ ए नेटवर्क ऑफ रेलवे फर्दर स्टिमुलेटेड मोबिलिटी, हैरेंसिंग इकोनॉमिक इंटरेस्ट टू नेशनल यूनिफिकेशन। अब देखिए क्या हुआ कि इसके बाद रेलवे का भी बहुत सारा मतलब नेटवर्क बिछाया गया, जिससे क्या हुआ और ज्यादा सामान का गति बढ़ गया और लोगों के हित में क्या हुआ, राष्ट्रीय एकीकरण में सहायक। अब एकीकरण का मतलब क्या है कि सबको एक करना। अब पहले क्या था, सबका अपना अलग अलग था, और यहाँ क्या हुआ देखिए सब लोग क्या हुआ, सबका एक हो गया, सबका टैरिफ हट गया, सबका मुद्रा सेम हो गया। तो क्या हो रहा है, एक हो रहा है, धीरे धीरे यूनिफिकेशन हो रहा है। और वेव ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म स्ट्रेंथेंड द वाइडर नेशनलिस्ट सेंटीमेंट्स ग्रोइंग एट द टाइम। अब देखिए इसका कह रहा है ए वेव ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म। अब वेव का मतलब क्या होता है ये बताइए आपको। वेव का मतलब होता है लहर। ठीक है, तो इसी टाइम क्या हुआ कि ये वो राष्ट्रवाद का लहर वो क्या हुआ, बहुत ही मजबूत हो गया। काहे मजबूत हो गया, क्योंकि राष्ट्रीय भावनाओं को क्या किया गया, जो भी लोग के अंदर राष्ट्रवाद का भावना था उसको क्या किया गया, आर्थिक राष्ट्रवाद हो गया। आर्थिक राष्ट्रवाद का मतलब है इकोनॉमी के नेशनलिज्म हो गया। आप देखिए सारा चीज को एक साथ सेम कर दिया गया इकोनॉमिकली, तो इससे क्या हुआ कि इससे मजबूत हो गया। ठीक है, राष्ट्रवादी भावना। अब देखिए अभी इतना ही आज पढ़िए, और फिर आप कल पढ़ाएंगे। चलिए आज इतना ही। जय हिंद। और लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए थोड़ा, आप लोग से यही हमारा थोड़ा ये है कि शेयर कर दीजिए कि 1000 सब्सक्राइबर पहुंच जाए। चलिए जय हिंद, यही हमारा आपसे है। ठीक है, बाय।